पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज होगा अहम कानून साजी का कामकाज। 2 बिल लोकसभा में किए जाएंगे पेश। बैंकिंग लॉज तरमीमी बिल पर राज्यसभा में होगी बहस। महाराष्ट्र में काबीना की तौसीक पर बातचीत जोरों पर। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा और वजीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत। सीजेआई की क़यादत में 3 जजों की खुसूसी बेंच करेगी समाअत। 1991 के एक्ट की दुरुस्तगी को किया गया है चैलेंज। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद राजधानी दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान में सर्द लहर। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का ले रहे हैं सहारा। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप के 14वें और आखिरी राउंड में आज भारत के डी गुकेश और चीन के रिंगलाइन आमने सामने होंगे। गुकेश के बाद सबसे कम उम्र चैंपियन बनने का है मौका। अहम सुर्खियों के बाद खबरें अब तफसील से। लोकसभा में 2 बिल आज गौर और मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। आज डिजास्टर मैनेजमेंट तरमीमी बिल 2024 पर लोकसभा में शुरू हुई बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। इस बिल के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में तरमीम की जाएंगी। इस बिल के जरिए डिजास्टर मैनेजमेंट के शोबे में काम करने वाले हुक्काम और कमेटियों के किरदार में मजीद वजाहत लाई जाएगी। कौमी और रियासती सतह पर डिजास्टर डेटाबेस बनाने के इंतजाम भी किए जाएंगे। इसके अलावा अर्बन डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और स्टेट डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की तश्कील के लिए भी इंतजाम के बारे में वजाहत की जाएगी। इसके साथ ही गोवा रियासती असेंबली हल्का बंदियों के बिल 2024 में दर्ज फहरिस्त कबाइल की नुमाइंदगी की एडजस्टमेंट पर लोकसभा में बहस होगी। इस बिल में गोवा कानून साज असेंबली में दर्ज फहरिस्त कबाइल के लिए नशिस्तों के रिजर्वेशन का बंदोबस्त किया गया है। बैंकिंग लॉज तरमीमी बिल 2024 पर आज राज्यसभा में बहस को आगे बढ़ाया जाएगा। बैंकिंग लॉज तरमीमी बिल 9 दिसंबर को ऐवान बाला में बहस के लिए पेश किया गया। इस बिल के जरिए बैंकिंग से मुतालिक कई पुराने कवानीन में तरमीम की जानी है। ये बिल लोकसभा ने 3 दिसंबर को मंजूर किया था। मुख्तलिफ कायमा कमेटियों से मुतालिक रिपोर्टें और तफसीलात भी राज्यसभा में पेश की जाएंगी। इसके साथ ही वजीर खजाना निर्मला सीतारमन दोनों ऐवानों में साल 2024-25 के ज़िमनी ग्रांट के मुतालबात की तफसीलात पेश करेंगी। वक्फा सवालात के दौरान मुख्तलिफ वजारतों से कई अहम सवालात भी पूछे जाएंगे। महाराष्ट्र में काबीना की तौसीक की बहस जोरों पर है। इस बहस को इस वक्त मजीद तक़वियत मिली जब कल रात चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा और वजीर दाखिला अमित शाह से मुलाकात की। अभी तक सिर्फ फडणवीस, शिंदे और अजीत पवार ने हुकूमत में हलफ लिया है। हाल ही में होने वाले इंतखाबात में बीजेपी के 132 एमएलए, 57 शिंदे की शिवसेना और 41 अजीत पवार की एनसीपी के महायुति इत्तेहाद से जीते हैं। अब बड़ा मसला यह है कि कौन सा कलमदान किस पार्टी को दिया जाए। आगे बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। सुप्रीम कोर्ट आज प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 के जवाज को चैलेंज करने वाली दरखास्तों पर समाअत करेगी। एक दरख्वास्त में इस कानून के सेक्शन 2, 3 और 4 को मनसूख करने की दरख्वास्त की गई है। दरख्वास्त में दी गई दलीलों में से एक ये है कि ये शख्स किसी फर्द या मजहबी गुरूह की इबादतगाह पर दोबारा दावा करने के लिए अदालती कार्रवाई की मदाखलत के हुकूक छीन लेती है। इस केस की समाअत मुख्तलिफ अदालतों में दायर कई मुकदमात के पस मंजर में होगी, जिनमें वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा की शाही मस्जिद और संभल की शाही जामा मस्जिद से मुताल्लिक मुकदमात शामिल हैं। इन सभी का दावा है कि ये मुकदमात कदीम मंदिरों की तामीरात में छेड़छाड़ के बाद बनाए गए थे और हिंदुओं को वहां इबादत करने की इजाज़त दी जाए। मुत्तहदा अरब अमीरात के नायब वजीर आजम और वजीर खारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ियाद अल नहयान भारत के दौरे पर हैं। वो कल नई दिल्ली पहुंचे। शेख अब्दुल्ला दोनों ममालिक के दरमियान स्ट्रैटेजिक डायलॉग और मुश्तरका कमीशन के इजलास में शिरकत करेंगे। वो वजीर आजम नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात करेंगे। वजीर खारजा एस जयशंकर और मुत्तहदा अरब अमीरात के रहनुमा
इंडिया यूएई स्ट्रैटेजिक डायलॉग मीटिंग में दो तरफा स्ट्रैटेजिक ताल्लुकात का भी जायजा लेंगे। बता दें कि दोनों ममालिक ने तिजारत और सरमायाकारी के मैदान में मजबूत शराकतदारी कायम की है। वजारत इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने रवां साल अक्टूबर तक मुल्क की सलामती के लिए खतरा बनने वाली 9,845 URL ब्लॉक करने की हिदायत जारी की है। इन URL पर मुल्क में बुनियाद परस्त मवाद फैलाने का इल्जाम है। पार्लियामेंट में यह मालूमात देते हुए वजीर मुमलिकत बराए दाखिला नित्यानंद राय ने कहा कि NIA ने 640 मुकदमात दर्ज किए हैं, जिनमें से 147 मुकदमात में सजा सुनाए जाने की शरह 95.23% है। फिलहाल रियासती पुलिस के अलावा NIA ऑनलाइन बुनियाद परस्ती से मुतालिक 67 मामलात की तहकीकात कर रही है। इन मुकदमात में अब तक 325 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया जा चुका है। 336 मुल्जिमान के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है और 63 मुल्जिमीन को सजा सुनाई गई है। बुनियाद परस्त अनासिर के जरिए दूसरे हमख्याल अनासिर के साथ जुड़ने के लिए एंड टू एंड इंक्रिप्शन के साथ सिग्नल, टेलीग्राम, वाइबर और डार्क वेब जैसी ज्यादा महफूज मैसेजिंग एप्लीकेशंस का इस्तेमाल ऑनलाइन से लड़ने की कोशिशों में एजेंसियों के लिए एक बड़ा चैलेंज साबित हुआ है। आलमी अदम इस्तेकाम के दरमियान भारत की इक्तिसादी तरक्की की शरह 2025-26 में 7% रहने का तखमीना है। ये मालूमात कल एक्सिस बैंक की तहकीकी रिपोर्ट में दी गई हैं। आलमी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी की रिपोर्ट में कहा गया है कि माली साल 27 में GDP की शरह नमो 7% तक बढ़ने की तवक्को है। इसके अलावा कहा गया है कि भारत मौजूदा माली साल के साथ साथ आने वाले सालों में भी दुनिया की सबसे तेज तरक्की करने वाली मईशत रहेगा। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि साइकिल में तब्दीली की वजह से भारत की शरह नमो एक बार फिर से बढ़ेगी। रिपोर्ट के मुताबिक हमारे नुक्ता नज़र से माली साल 2024-25 की पहली छमाही में भारतीय मईशत की तरक्की में कमी साइक्लिक है। इसकी वजह से ये मॉनेटरी पॉलिसी को सख्त करने और मैक्रो इस्तेकाम पर तवज्जो देने की वजह से कर्जों की नमो मुतासिर हो रही है। ताहम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI की तरफ से बढ़े हुए माली अखराजात और CRL में कटौती तरक्की की हिमायत करेगी। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में सियासी इस्तेकाम में शरह नमो को सहारा दिया जाएगा और माली साल 26 में भारत की शरह नमो 7% रह सकती है। सनातन धर्म में बहुत ही खास और अहम माने जाने वाले कुंभ का त्यौहार जल्द ही शुरू होने वाला है। महाकुंभ की तैयारियां कई महीनों से लगातार जारी हैं। महाकुंभ मेले की बाहिफाजत तकमील को यकीनी बनाने के लिए पूरे इलाके को जीरो ड्रोन एरिया करार दिया गया है। एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तैयारियां भी की जा रही हैं। और क्या खास बात होगी इस मेले की, आइए देखते हैं इस रिपोर्ट में। योगी सरकार ने तय किया है कि जो कुंभ है वो यहाँ से एक यादगार लम्हे लेकर जाए, उसको उत्तर प्रदेश की और कुंभ की जो यादें हो पूरे जीवन रहे। इसलिए जो कुंभ में आने वाले श्रद्धालु उनको एक कार्ड दिया जा रहा है, जो अगर कोई खो जाएगा तो AI के माध्यम से उसको चिन्हित कर लिया जाएगा। तो जहां भी रहेगा थोड़ी देर में उसको पुलिस लेकर उनके गंतव्य तक छोड़ देगी। उत्तर प्रदेश में संगम की सरजमीन में 13 जनवरी 2025 से महाकुंभ शुरू होने जा रहा है। योगी हुकूमत की तरफ से महाकुंभ मेले को अजीमुशान और बेहद शानदार बनाने के लिए कई अहम इकदाम किए जा रहे हैं। पहली बार इस बात को यकीनी बनाने के लिए एंटी ड्रोन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल की तैयारियां की जा रही हैं कि महाकुंभ के दौरान आसमान से कोई भी सिक्योरिटी की खिलाफ वर्जी ना कर सके। इसका मतलब यह है कि महाकुंभ मेले में पानी, जमीन या आसमान से कहीं भी हिफाजती कोताही नहीं होगी। माननीय न्यायालय की गाइडलाइंस के अनुसार फोटोग्राफी पर प्रतिबंध है। साथ ही साथ ड्रोन्स कभी कभी अच्छा काम करने के साथ साथ नुकसान भी कर सकते हैं। कोई ऐसे शरारती तत्व हैं उनका दुरुपयोग कर सकते हैं। इस सब को देखते हुए महाकुंभ 2025 में एंटी ड्रोन सिस्टम की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हम लोग महाकुंभ 2025 के लिए एंटी ड्रोन सिस्टम लगाएंगे। कुंभ मेले के पेश नजर एक डबल लाइन पुल का इफ्तिताह भी किया जा रहा है और इसका इफ्तिताह वजीर आजम नरेंद्र मोदी 13 दिसंबर 2024 को करेंगे। इस रेलवे पुल में अब तक कोई डबल लाइन पुल नहीं था। इस पुल के बनने से प्रयागराज से वाराणसी तक रेलवे का रास्ता काफी आसान हो जाएगा। माननीय चीफ कमिश्नर रेलवे सेफ्टी का निरीक्षण होना है। उनके निरीक्षण के उपरांत
पूरी उम्मीद है कि यातायात नए ब्रिज से चालू हो जाएगा। एक अंदाजे के मुताबिक महाकुंभ मेला बिलाशुबा हजारों सालों से मुनक्किद होने वाला जमीन पर सबसे बड़ा मेला है। अगले साल होने वाले महाकुंभ मेले में 45 दिन तक का जश्न रहेगा। इन 45 दिनों में 45 करोड़ लोग यहाँ पर आने की उम्मीद है। पूरा प्रशासन लगा हुआ है कि कुंभ बेहतर हो। कुंभ को जिले का दर्जा दिया गया। जिले का दर्जा देने का मतलब होता है कि जो सारी योजनाएं हैं, जो सारी सुविधाएं हैं, वो कुंभ को मिलेंगी। तो आने वाले दौर में जो लोग कुंभ जाना चाहते हैं, उनका रेलवे, एयर कनेक्टिविटी और रोड कनेक्टिविटी के माध्यम से जो भी जाना चाहते हैं, उनका कुंभ स्वागत करेगा। और वो भी धर्म का, और वहाँ जिस स्थान पर जा रहे हैं वहाँ धर्म का, सनातन धर्म का और जो आस्था है उस सब को देखने के बाद लगेगा उत्तर प्रदेश और कुंभ में आना उनका सार्थक सिद्ध हुआ है। कैमरामैन के साथ मैं रामेन सिंह, डीडी न्यूज, लखनऊ। राजस्थान के दौसा जिले में 3 दिन पहले 150 फीट गहरे बोरवेल में गिरने से 5 साला मासूम बच्चे की मौत हो गई है। 5 साला आर्यन को बोरवेल में गिरे 50 घंटे से ज्यादा गुजर चुके थे। उसे निकालने के लिए मुसलसल रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रखा गया। रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आर्यन को 11 दिसंबर को देर रात अस्पताल ले जाया गया, जहां उसे मुर्दा करार दे दिया गया। और आइए आगे बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव हुकूमत वजीर आजम नरेंद्र मोदी की तरक्की के 4 सतूनों यानी गरीब, नौजवान, खुराक देने वाले और खवातीन की फलाह व बहबूद के लिए पुरअज़्म दिखाई दे रही है। डॉक्टर मोहन यादव की हुकूमत का 1 साल मुकम्मल होने पर मध्य प्रदेश में वजीर आला अवामी बहबूद मुहिम शुरू हो गई है। ये मुहिम 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक जारी रहेगी। 34 हितग्राही मूलक योजनाओं, 11 लक्ष्य आधारित योजनाओं के जरिए मध्य प्रदेश में किसान, गरीब और युवा, महिलाओं के कल्याण के लिए फुल प्रूफ प्लान मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया है। राज्य की सरकार अगले 15 दिन तक अंतिम पंक्ति पर जाकर लोगों को लाभान्वित करने का काम करेगी। मध्य प्रदेश में 1 करोड़ 28 लाख बहनों के खातों में 1572 करोड़ रुपए की रकम और 55 लाख सोशल सिक्योरिटी पेंशन से मुस्तफीद होने वालों को 334 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल करके सीएम डॉक्टर मोहन यादव जन कल्याण पर्व और वजीर आला भोपाल से अवामी फलाही मुहिम का आगाज कर रहे हैं। 11 से 26 दिसंबर तक मनाए जाने वाले जन कल्याण पर्व के दौरान रियासत के वुज़रा अपने इंचार्ज और आबाई अजला में मुख्तलिफ सरगर्मियों में हिस्सा लेंगे। जन कल्याण अभियान और जन कल्याण पर्व की सरगर्मियों में मेंबरान पार्लियामेंट और दीगर अवामी नुमाइंदे भी शामिल होंगे। इस मुहिम का बुनियादी मकसद नौजवानों, खवातीन, किसानों और गरीबों की फलाह बहबूद की शनाख्त शुदा स्कीमों के जरिए 100% का हदफ हासिल करना है। वजीर आला डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि ये त्यौहार मजमूई तरक्की पर मबनी है। हमारी लाडली बहनों के लिए जोरदार अभिनंदन करो। हमने अपनी बहनों के खाते में भी एक बड़ी राशि डालने का काम किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जब यहाँ मैं लाडली बहनों की राशि की बात कर रहा हूँ, तब हमारी सरकार के गठन के 1 साल के 2 आयोजन भी आज यहाँ जुड़े हैं। एक आयोजन जन कल्याण पर्व के हैं जो 11 दिसंबर से 26 दिसंबर तक चलने वाले हैं, और एक हमारा पखवाड़ा के साथ 40 दिन का एक नया कार्यक्रम चलेगा, जिसमें हमारे पूरे प्रदेश के अंदर हर जिले, तहसील, गांव, पंचायत के एक वार्ड तक, नगर निगम के वार्ड तक, स्थानीय निकाय तक जन कल्याणकारी 76 प्रकार की जनहितैषी योजनाओं के लिए हमारे अपने सरकारी नुमाइंदों के साथ जनप्रतिनिधिगण जनता तक जाएंगे और सभी हितग्राहियों के एक घर तक पहुंच करके जो जिस लायक, जिस पात्रता में आता है, प्रत्येक व्यक्ति को जन कल्याणकारी योजना से भी जोड़ने का एक शुभारंभ हुआ है। इस रियासती सतह के प्रोग्राम में पहली बार गीता के 3रे बाब कर्म योगा का जिक्र करते हुए 4000 से ज्यादा आचार्यों के जरिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया। इस दौरान श्रीमद् भगवत पुराण, गाने और गोपाल की पेंटिंग्स की नुमाइश का भी एहतमाम किया गया। इसके अलावा साधुओं
बैंड मुंबई की तरफ से भक्त गीतों की एक सुरीली पेशकश भी पेश की गई। खास तौर पे मध्य प्रदेश आने वाले सयाहों और मेहमानों को गीता की शान से रूशनास कराने के लिए रियासत के होटलों में श्रीमद् भगवद गीता, वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस की एक एक कॉपी रखने की पहल भी की गई। जयंती के अवसर पर हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड आज बना है, जिसमें 4000 से ज़्यादा साधु संतों ब्राह्मण बंधुओं के माध्यम से गीता पाठ का कार्यक्रम किया गया है। जन कल्याण पर्व के दौरान गुड गवर्नेंस डे प्रोग्राम 25 दिसंबर को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी के यौम पैदाइश पर मनाया जाएगा। 26 दिसंबर को जन कल्याण पर्व के आखिरी दिन वजीर आला भोपाल के रविंद्र भवन में तलबा से बातचीत भी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन के करीब जो 4 जातियां हैं, किसान, गरीब, युवा और महिला, उनके कल्याण के लक्ष्य के साथ ही मध्य प्रदेश की सरकार आगे बढ़ रही है। कैमरामैन गौरव निरगुड़कर के साथ आदित्य श्रीवास्तव, डीडी न्यूज, भोपाल। भारत में 2017 और 23 के दरमियान मलेरिया के केसेस और अमवात में 69% कमी आई है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की बुध को जारी करदा एक ताज़ा तरीन वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने मलेरिया के केसेस और अमवात को कम करने में अहम पेशरफ्त हासिल की है। रिपोर्ट के मुताबिक 2017 में मुल्क में मलेरिया के मरीजों की तादाद तकरीबन 64 लाख थी, जो 2023 में कम होकर 20 लाख रह गई, जो 69% की कमी है। इस मुद्दत के दौरान मलेरिया की वजह से होने वाली अमवात की तखमीना तादाद भी 11,100 से कम होकर 3,500 हो गई है, जिनमें 68% की कमी देखी गई। भारत 2024 में सरकारी तौर पर हाई बर्डन टू हाई इम्पैक्ट HBHI ग्रुप से बाहर हो गया है। HBHI का इस्तेमाल मलेरिया के खात्मे को तेज करने के लिए होता है। भारत जुलाई 2019 में HBHI पहल में शामिल हुआ था। और नई दिल्ली में इंडियन मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह हुआ। इस 2 रोज़ा तवील प्रोग्राम का आगाज नायब सदर जगदीप धनखड़ के खिताब से हुआ। आने वाली नस्लों के लिए हिंदुस्तान के समुद्री विरसे को महफूज रखने की अहमियत पर जोर देते हुए नायब सदर जमहूरिया ने कहा कि बहरी शोबा हिंदुस्तान को तीसरी सबसे बड़ी मईशत बनाने में अहम रोल अदा करेगा। बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों की वजारत ने पहले इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव 2024 का एहतमाम किया। कॉन्फ्रेंस में हिंदुस्तान की समुद्री रिवायात पर तबादला ख्याल और जश्न मनाने के लिए दुनिया भर से मुमताज़ मुकर्ररीन, बहरी माहिरीन और मुफक्किरीन को इकट्ठा किया गया। नायब सदर जगदीप धनखड़ ने इस तकरीब में शिरकत की और कहा कि खित्ते में इस तरह के इक़दामात से बहुत फ़ायदा होगा। This gathering therefore is indicative that the initiative first of its kind in this domain will go a long way. For last decade we have seen many firsts in this country. This is one amongst many firsts in this country where initiatives have been taken in varied fields. This one in maritime heritage. बंदरगाहों, जहाजरानी और आबी गुजरगाहों के मरकजी वजीर सरबानंद सोनोवाल ने 12 दिसंबर तक नई दिल्ली में मुनक़िद होने वाले पहले इंडिया मैरीटाइम हेरिटेज कॉन्क्लेव का बाज़ाब्ता आगाज किया। अपने खिताब में मरकजी वजीर ने कॉन्फ्रेंस की तारीफ की और इसे वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की दूरअंदेश क़ियादत में एक अहम कदम करार दिया। In the last 10 years, whatever success stories are being created, it is only happening only because of our able leadership of our honorable Prime Ministers, and today it is his direction and also his vision which is helping us all the time to put our best possible effort to the growth of maritime trade, maritime industry and maritime voices. इस मौके पर मरकजी वजीर मनसुख मांडविया भी मौजूद थे। हिंदुस्तान के समुद्री शोबे की तारीफ करते हुए उन्होंने हिंदुस्तान के समुद्री विरसे की अहमियत पर जोर दिया और कहा कि ये मुल्क की तारीख का एक अटूट हिस्सा रहा है। उन्होंने हिंदुस्तान के अमीर समुद्री
विरसे से जुड़ने पर अपनी खुशी और तारीफ का इजहार किया। इस 2 रोजा कॉन्फ्रेंस में तकरीबन 11 ममालिक के नुमाइंदे शिरकत कर रहे हैं। दुनिया भर के माहिरीन, तारीखदानों और शायकीन की मौजूदगी में ये कॉन्फ्रेंस न सिर्फ हिंदुस्तान की तारीख बल्कि उसके मुस्तकबिल की तश्कील में अहम किरदार अदा करने पर गौर करने का एक मुनफरिद मौका फराहम करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज़ उर्दू खबरें। दारुल हुकूमत दिल्ली समेत पूरे शुमाली भारत में सर्द लहर शुरू हो गई है। इसके साथ ही महकमा मौसमियात ने मुल्क के शुमाल मगरबी और मुल्का वस्ती इलाकों में अगले 3 दिन तक सर्द लहर की वार्निंग जारी की है। दिल्ली में बढ़ती ठंड की वजह से लोगों को शेल्टर होम का सहारा लेना पड़ा है। इसी दौरान दिल्ली से मुत्तसिल उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में भी लोगों को मुख्तलिफ मकामात पर अलाव जलाकर सर्द लहर से बचने की कोशिश करते हुए देखा गया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में लोग ठंड से बचने के लिए नाइट शेल्टर में पनाह ले रहे हैं। आपको बताएं कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश में पहाड़ों पर बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत में नुमाया तौर पर कमी आई है। इसी दौरान गुलमर्ग, राजदां पास, सोनमर्ग, जोजिला समेत कश्मीर के कई पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी हुई है, जिसकी वजह से सर्द लहर में मजीद इजाफा हो गया है। और अब पेश है दिल्ली से शाया होने वाले उर्दू अखबारात का मुख्तसर जायजा। उर्दू अखबारात के जायजे में जो पहली खबर हम ले रहे हैं वो है महाराष्ट्र से। ये खबर राष्ट्रीय सहारा की है। महाराष्ट्र के परभनी में आइन की बेहुरमती पर तोड़ फोड़ और तशद्दुद। बंद के दौरान दुकानें और गाड़ियां नजरे आतिश, पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस के गोले भी दागे गए। अगली सुर्खी राष्ट्रीय सहारा से, पार्लियामान में अपोजिशन और हुकूमत का टकराव बरकरार। इसके बाद की जो खबर ले रहे हैं वह है हमारा समाज से। नेपाल के आर्मी चीफ का हिंदुस्तान के साथ दिफाई ताल्लुकात को मुस्तहकम करने पर जोर। और ये अगली सुर्खी जो ली है यह है इनकलाब से। मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद कमेटी ने खटखटाया अदालत उस्मा का दरवाज़ा। इबादत गाहों से मुतालिक एक्ट 1991 के खिलाफ दाखिल अर्जियों पर सुप्रीम कोर्ट से मुदाखलत करने का मुतालिबा। राहुल गांधी की स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात। और सहाफत की सुर्खी, हिंदुस्तान ने 75 शहरियों को शाम से बाहिफाजत बाहर निकाला। आखिरी सुर्खी, दिल्ली में आम आदमी पार्टी तरह इलेक्शन लड़ेगी, अरविंद केजरीवाल का ऐलान। ये थे आज के उर्दू अखबारात, उनकी चंद सुर्खियां। और अब रुख करते हैं खेल के मैदान का। सिंगापुर में जारी आलमी शतरंज चैंपियनशिप 2024 के 4वें राउंड में भारत के डी गुकेश और चीन के डिंग लारेंस आमने सामने होंगे। अब तक खेले गए मैचों के 13 राउंड के बाद दोनों खिलाड़ी 6.5, 6.5 के साथ साथ बराबर हैं। ऐसे में आज होने वाले फाइनल मैच में जीत के साथ ही गुकेश के पास सबसे कम उम्र आलमी चैंपियन बनने का सुनहरा मौका है। इससे कबल बुध को खेला गया 13वां राउंड का मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ। अब इस चैंपियनशिप में सिर्फ एक और खेल बाकी है। अगर चैंपियनशिप 14 राउंड के बाद बराबर हो जाती है तो फातेह का फैसला तेज वक्त के कंट्रोल के जरिए किया जाएगा। और अब नजर डालते हैं मौसम के हाल पर।
आखिर में सुर्खियां एक बार फिर से। पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में आज होगा अहम कानून साजी का कामकाज। 2 बिल लोकसभा में किए जाएंगे पेश। बैंकिंग लॉज तरमीमी बिल पर राज्यसभा में होगी बहस। महाराष्ट्र में काबीना की तौसी पर बातचीत जोरों पर। चीफ मिनिस्टर देवेंद्र फडणवीस ने दिल्ली में बीजेपी सदर जेपी नड्डा और वजीर दाखिला अमित शाह से की मुलाकात। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत। सीजेआई की क़यादत में 3 जजों के खुसूसी बेंच करेगी समाअत। 1991 के एक्ट की दुरुस्तगी को किया गया है चैलेंज। पहाड़ों पर बर्फबारी के बाद राजधानी दिल्ली समेत शुमाली हिंदुस्तान में सर्द लहर। लोग सर्दी से बचने के लिए अलाव का ले रहे हैं सहारा। वर्ल्ड शतरंज चैंपियनशिप के 4वें और आखिरी राउंड में आज भारत के डी गुकेश और चीन के लिंग लान का आमना सामना। गुकेश के पास सबसे कम उम्र चैंपियन बनने का है मौका। इसी के साथ ही आप हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आदाब।